वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बात हो रही है 28 अक्टूबर के दिन की, जहां पर ET Now स्वदेश लेकर आ रहा है म्यूचुअल फंड महाकुंभ। तमाम तरह के पैनलिस्ट, इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज हैं वो पैनलिस्ट के तौर पर शिरकत कर रहे हैं और उनमें से एक हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और साथ ही आपसे हम 28 तारीख को भी जुड़ने वाले हैं, जहां पर हम देश का एक ऐसा आयोजन लेकर आ रहे हैं जहां पहले कभी भी नहीं हुआ। म्यूचुअल फंड और SIP में निवेश को लेकर तमाम बारीकियां जो हैं ET Now स्वदेश के जरिए हम दर्शकों को और देशवासियों को देंगे। आप क्या खास लेकर आ रहे हैं हर्ष, ये बताइए। म्यूट पर हैं शायद आप हर्ष। सॉरी अभी आवाज आ रही है आपको कविता? जी आ रही है, जी जी। सो ये जो इनिशिएटिव है ET Now का, जो म्यूचुअल फंड महाकुंभ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कारण ये है कि अगर हम टोटल इंडस्ट्री का AUM देखें जो करीबन 47-48 लाख करोड़ से पहुंच गया है, नए इन्वेस्टर्स जुड़ते जा रहे हैं और AUM लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये एक बहुत जरूरी इनिशिएटिव हो गया है कि जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में अभी निवेश कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड की सारी बारीकियों को जाने। और अगर पूरे दिन आप इंडस्ट्री के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुला के अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो आई एम श्योर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इस चीज से फायदा होगा। चलिए, तमाम तरह के मुद्दों पर बात होने वाली है म्यूचुअल फंड महाकुंभ में, जहां पर आपका हर छोटे से छोटा आर्थिक सपना और बड़ी से बड़ा आर्थिक सपना, आपके बकेट लिस्ट के जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, कम से कम उनको पूरा करने की आपको सही और सटीक रणनीति हम देंगे। हर्षवर्धन रुंगटा और तमाम फंड हाउसेस के दिग्गज जुड़ेंगे हमारे साथ और तमाम तरह के निवेश जगत के बड़े नाम हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको निवेश की राह में आगे ले जाएंगे। लेकिन शो को भी हमें आगे बढ़ाना है हर्ष, और आज जिस मुद्दे पर हमें आपके साथ बात करनी है वो है क्रेडिट कार्ड्स को लेकर, क्योंकि आप आज दर्शकों को स्मार्ट शॉपर जो है वो बनाने की सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। ठीक है, तो हम मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स जो लोग रखते हैं, जिनको हम 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा वाले जो लोग हैं, उन्हें आज हम एक चेकलिस्ट देंगे, उनको नसीहतें देंगे कि कैसे उनको इतने मल्टीपल कार्ड्स को संभालना चाहिए। सबसे पहले तो इतने कार्ड्स आपके पास होने नहीं चाहिए, क्यों हर्ष? एक्चुअली कविता, तो ये जो मुद्दा है आपने जो छेड़ा है कि क्रेडिट कार्ड कितने होने चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, ये इनफैक्ट बहुत जरूरी हो गया है कि हम इसे बहुत ध्यान से यूज करें। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड ना ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, ये एक ना 2 धारी तलवार है। अगर आप इसे ढंग से यूज करें तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप इसे मिस यूज करेंगे तो ये आपकी पूरी फैमिली की जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको तहस नहस कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है आप उसे ढंग से यूज करें। जो आपका सवाल था कि कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, तो वेल आइडियली स्पीकिंग अगर एक इंसान के पास एक क्रेडिट कार्ड भी अगर है और अच्छी लिमिट है उसके अंदर, उतना काफी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की तरह उसे यूज करना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास एक लिमिट है, आप वो क्रेडिट कार्ड यूज करके आगे जाके उसका भुगतान करेंगे, तब तक ठीक है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड के साथ में सिर्फ एक लिमिट नहीं आती, आपके बहुत सारे टाई-अप्स और ऑफर्स आते हैं जिसमें आपको कहीं जगह डिस्काउंट्स मिलते हैं। अगर आपने एक फलाना बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज किया शॉपिंग के लिए तो आपको इतना रुपया कैशबैक हो जाता है। तो ऐसे जो टाई-अप्स होते हैं उसकी वजह से कई लोग जो है वो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखते हैं। और सही बात है, अगर आपका ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपके ट्रैवल रिलेटेड कार्ड होंगे, कोई ऑनलाइन शॉपिंग के कार्ड हैं, तो वैसे अलग अलग बैंक के टाई-अप्स होते हैं और उस तरह से क्रेडिट कार्ड ऑफर किए जाते हैं। अब इसमें अगर ऐसे आपको फायदा उठाना है और आप एक प्रूडेंट स्पेंडर है, मतलब ये नहीं कि आप क्योंकि कार्ड है तो आप खर्च करते हैं, तो आप 2 से 3 कार्ड रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ऐसी बात है, अगर आप 10 कार्ड भी रखेंगे तो ऐसा होगा कि आपके जो कार्ड नहीं है आपके पास, उसी चीज का कोई ऑफर आपको मिल रहा हो, तो ये तो सिलसिला चलते रहेगा। तो आइडियली स्पीकिंग मेरे ख्याल से 2 या 3 कार्ड रखें उतना काफी है। ऐसे कई ऑफर्स होंगे जो आपके सामने आएंगे और आपके पास वो कार्ड नहीं होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन इट्स ओके। क्वाइट ऑनेस्टली अगर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान से सोचें, छोटा मोटा डिस्काउंट अगर आपको नहीं मिला और आप कुछ ऐसा बड़ा नुकसान आपका नहीं हो जाएगा कि आपको इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस में डालेगा। लेकिन अगर आपके पास कार्ड है और आप उसे ध्यान से यूज नहीं करें तो डेफिनेटली आपको एक डेट ट्रैप में जा सकते हैं। तो डिस्काउंट्स मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि आपके कोई हेल इज ब्रोकन लूज और बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। तो 2 या 3 कार्ड हो उतना काफी है।
इस मुद्दे पर हमें और भी चर्चा करनी है हर्ष आपसे, लेकिन क्या हो गया, बीच में हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर जिनको आपसे लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवानी है। और इस बीच हमारे आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, जो आपके साथ दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और सवालों के सिलसिले को हम आगे भी ले जाते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ क्या फोन लाइन पर जुड़ गए हैं? अमन वेद का सवाल मैं लूंगी विश्वजीत जी, जो आपके लिए सवाल है। और ये कह रहे हैं कि ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने अपनी एसआईपी के जरिए 4 म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत की है। 20 साल में इनका जो टारगेट है विश्वजीत जी वो है 1 करोड़ का। और इनके जो फंड्स हैं उनमें से मिरर एसेट इमर्जिंग म्यूचुअल फंड है इनके पास, एक्सिस का स्मॉल कैप है, क्वांट का एक्टिव है, आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड इनके पास है। और इनकी उम्र 19 साल की है। मेरे पास फोन लाइन पर अमन के फादर भी जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? अपना नाम बताइएगा। नमस्कार मैडम, मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी नमस्कार। आप अपने बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपका बेटा ही ये कर रहा है? स्टार्ट किया हम दोनों ने डिस्कशन करके, बिकॉज अच्छा। वो भी 19 ईयर्स ओल्ड है, सो वी हैव डिस्कस टुगेदर एंड हमने फिर स्टार्ट किया। बिकॉज 2 प्रायोरिटीज थी। एक तो जो एजुकेशन मुझे नहीं मिला था इन अर्ली स्टेज, जब मैं उनके एज का था, तो मुझे म्यूचुअल फंड उस समय जस्ट स्टार्ट हुआ था 1990 के आसपास। सो मुझे वो जानकारी नहीं थी, तो मेरे गार्जियंस उसमें इन्वॉल्व, मतलब उसका आइडिया नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिला। दैट्स व्हाई आई अवेयर माय सन, एंड मैंने उनको थोड़ा इसके लिए ट्रेनिंग देना चालू किया। जब वो इंडिपेंडेंट होंगे तो वो अपना एसआईपी आगे बढ़ा सकते हैं अपनी सैलरी से, और उनके अंदर एक सेविंग का भी एक आइडिया है कि कौन कौन सा सेविंग स्ट्रक्चर है, व्हाट इज पीपीएफ, व्हाट इज एसआईपी। बहुत बढ़िया, काफी जागरूक पेरेंट है आप वेद साहब, काफी जागरूक पेरेंट है आप, और मुबारकबाद इसके लिए। और आपकी ये बात सुनकर वो तमाम माता पिता भी जो शायद इस तरह की सीख अपने बच्चों को देना चाहते हैं अब दे पाएंगे। बहुत अच्छा उदाहरण जो है आपने सामने रखा है। और विश्वजीत जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन आप देखिए 19 साल के हैं अमन, और अपनी पिता की सहायता से उन्होंने अपनी निवेश की जर्नी की शुरुआत कर दी है। झटपट फंड्स देख लीजिए और बता दीजिए कैसे इनका लक्ष्य पूरा होगा। जी बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 19 वर्ष में इन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर दी। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि अगर मैंने सही समय पे की होती तो आज बहुत अच्छा कॉर्पस बन गया होता। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सही टाइम पे स्टार्ट किया। और म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा लाभ भी यही है कि जितने लंबे समय के लिए आप निवेशित रहेंगे, जिसे हम कहते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो आपको पूरा पूरा उसका एडवांटेज मिलेगा। जो फंड्स आपके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वेद जी, उसमें सिर्फ लार्ज कैप मिसिंग लग रहा है मुझे, बाकी सारे फंड्स अच्छे हैं। आपने 2,500 रुपए की एसआईपी कर रखी है। मेरी ये सलाह रहेगी कि 2 लार्ज कैप फंड्स एटलीस्ट और ऐड करें, जिसमें मैं आपको सलाह दूंगा निप्पो लार्ज कैप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड। तो अगर ये लार्ज कैप फंड आप ऐड करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा अक्रॉस मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप आपने ऑलरेडी ले रखे हैं, तो इस लार्ज कैप को और ऐड कीजिए, रिस्क भी कम हो जाएगा और अच्छे आने वाले समय में जो 20 साल का आपका लक्ष्य है 1 करोड़ का, वो आराम से अचीव हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट वेद साहब अमन के पोर्टफोलियो के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक का सवाल हम लेंगे। हर्ष, आपके लिए रिकी गांधी का सवाल मैं लूंगी। इन्होंने फंड्स अपने एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा बैंक का ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मिरर इमर्जिंग ब्लू चिप, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई टेक्नोलॉजी चुना हुआ है। बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है हर्ष, और ये फोन लाइन पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन फंड मिक्स को देखते हुए आपको फंड्स का चुनाव कैसे लगता है? तो वेल कविता, 27,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं और 7 स्कीम है, तो डेफिनेटली थोड़ा कंसोलिडेशन अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 7 स्कीम इनके अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत है। तो 2 बदलाव बता दूं जिससे इनका कंसोलिडेशन हो जाएगा। एक्सिस ब्लू चिप में ये अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके कैनरा बैंक को ब्लू चिप में बढ़ा लें, तो एक ही इनका लार्ज कैप ब्लू चिप फंड रहेगा। एसबीआई स्मॉल कैप को भी बंद करें और उतना ही अमाउंट जो ये बंद करेंगे, करीबन 7,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये 7,000 रुपया ये एसबीआई स्मॉल कैप में बंद करके मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप और कोटक इमर्जिंग ब्लू चिप जो इनके पास ऑलरेडी इनके पास इन्वेस्टमेंट्स है उनमें बढ़ा दें। अगर कोई कारण से ये स्मॉल कैप, प्योर स्मॉल कैप में बने रहना चाहते हैं और कॉन्शियसली उन्होंने डिसीजन लिया, तो एसबीआई स्मॉल कैप ठीक है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी और कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
चलिए, ऑल द बेस्ट। और लगभग शो के समाप्ति की ओर हम बढ़ चुके हैं। निवेश का गुरु मंत्र एक बार देख लेते हैं, सीधा दर्शकों का, सीधा अपने गेस्टों के पास ही मैं जाऊंगी। विश्वजीत जी, निवेश का गुरु मंत्र। जी कविता जी, मेरा आज का गुरु मंत्र है, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको साउंड इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लस टाइम देना है, प्लस पेशेंस रखनी चाहिए। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे मिला। अगर किसी ने 1 लाख रुपए 1996 में निवेश किया होता पीपीएफ में, जिसमें गारंटी रिटर्न मिलती है, या फिर किसी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में, जो कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड है उसमें, तो 27 साल बाद म्यूचुअल फंड में करीब करीब 9 करोड़ 30 लाख रुपए का कॉर्पस बन जाता है, जबकि पीपीएफ में केवल 1 करोड़ का कॉर्पस बनता है। तो ये आपको चुनाव करना है कि गारंटी रिटर्न अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्केट रिलेटेड रियलिस्टिक रिटर्न अगर आप लेते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो अभी आप वेल्थ अच्छी क्रिएट कर पाएंगे। हर्ष? वेल कविता, मैं ना एक चीज कहूंगा कि अभी जो मार्केट में बुल रन हुआ है उससे एक एग्जांपल लेके मैं इन्वेस्टर्स को आगाह करना चाहूंगा। मैंने करीबन 3 मार्केट साइकिल्स में इन्वेस्टर्स का बिहेवियर देखा है, जिसमें मार्केट ऊपर नीचे करता है। तो जब मार्केट बुल फेज में होता है तो काफी इन्वेस्टर्स अपने आप में ओवर एस्टिमेट करते हैं हमारी रिस्क टेकिंग, खुद की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो वो कहते हैं कि नहीं, मार्केट में हमें इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना है और अगर मार्केट गिरेगा तो भी ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन एक्चुअली मार्केट गिरता है और तब ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सट्रीम पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि अब रियल लॉस है। जब पहले बात हो रही थी वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल नंबर्स की बात हो रही है, मार्केट गिर भी सकता है, तो आदमी इमेजिन नहीं करता। तो जब एक्चुअल लॉस होता है तब रियल पता चलता है, और फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जो है ना मार्केट से निकल जाते हैं और फिर अगले बुल फेज में वापस आएंगे तो मार्केट चल रहेगा। तो एक्चुअली उल्टा काम कर रहे हैं। जब मार्केट गिरता है तब आपको मार्केट में आना चाहिए और ऊपर में एग्जिट करना चाहिए। लेकिन अगर आप अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, अब मैच्योर इन्वेस्टर है, तो आप उल्टा काम करते हैं। तो मैं सभी को ये सलाह दूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, मार्केट में बुल फेज में ओवर एक्साइटेड ना हो, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से, अपने गोल्स और टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। अभी भी अगर आपका ज्यादा एलोकेशन इक्विटी में है तो प्लीज उसे रिड्यूस करके एसेट एलोकेशन प्लान के बेसिस पे रीबैलेंस करें। चलिए, इसी के साथ अब शो को भी समाप्त करते हैं। हर्ष आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाजत दें, मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर में जाते जाते एक बार फिर से वो अहम तारीख जो आपको याद रखनी है, 28 अक्टूबर की म्यूचुअल फंड महाकुंभ की, और 10 से 4 बजे तक हम लाइव आपसे मुलाकात करेंगे। हम होंगे, हमारे साथ दिग्गज पैनलिस्ट होंगे जो निवेश के गुर आपको सिखाएंगे और निवेश को लेकर सही और सटीक ज्ञान आपको देंगे, ताकि आप अपनी आर्थिक आजादी की राह में आगे बढ़े और आप अपने जीवन की आर्थिक बागडोर अपने हाथ में ले, खुद सीखें, अपने परिवार वालों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं और सभी को समृद्ध बनाएं। इंतजार होगा आपका 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से म्यूचुअल फंड महाकुंभ में। लेकिन फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।